बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम नए चैप्टर का आगाज कर रहे हैं, द वैरायटी ऑफ लाइफ, 5वां चैप्टर, जो कि आपकी प्रीवियस क्लासेस 9 और 10th क्लास में से भी काफ़ी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूडेड हैं, जैसा कि नोमेनक्लेचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर इसमें इंक्लूड किया गया है, क्लासिफिकेशन ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, वायरसेस। तो बहरहाल काफ़ी आसान है। आप लोग कुछ लोग इसका पहले से भी रखते हो, लेकिन कुछ चीज़ें इसमें कुछ इम्प्रूव्ड नॉलेज आपको मिलेगा। आसान है। हम इसको कोशिश करेंगे कि विद इन 5 to 6 लेक्चर इसको कंप्लीट करें। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 5, वैरायटी ऑफ लाइफ, इंट्रोडक्शन। अभी तक जो लिविंग ऑर्गेनिज्म डिस्कवर हो चुके हैं उनमें तकरीबन 1.5 मिलियन स्पीशीज एनिमल्स की और 0.5 मिलियन स्पीशीज जो है ना वो प्लांट्स के अभी तक डिस्कवर हो चुकी हैं, यानी टोटल 2.0 मिलियन स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स अभी तक ये डिस्कवर हो चुकी हैं। लेकिन जो बैक्टीरिया है वो भी मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया भी अभी तक डिस्कवर हुए हैं, वायरसेस हैं। तो इस तरह इतनी जो बड़ी कलेक्शन है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, तो इनको डील करना आसान काम नहीं है। यानी कि ये बहुत ज़्यादा स्पीशीज है, 2 मिलियन 20 लाख से ज़्यादा जो स्पीशीज है, तो ये बहुत सी स्पीशीज आपस में रिजेम्बलेंस रखती हैं और बहुत सी स्पीशीज जो एक दूसरे से डिफरेंट भी हैं। तो लिहाजा कुछ सिस्टम होना चाहिए कि इनको किसी सिस्टम के तहत क्लासिफाई किया जाए। मिसाल के तौर पे आप फ्लावरिंग प्लांट्स को उनकी कलर, उनके फ्लावरिंग प्लांट्स को उनके कलर की वजह से, उनकी हाइट की वजह से या उनकी किसी और कैरेक्टर की वजह से आप उनको क्लासिफाई कर सकते हो। लेकिन ये जो क्लासिफिकेशन है कि कलर और हाइट की बेस पे क्लासिफाई करना, ये इतनी ज़्यादा अहमियत नहीं रखती, क्योंकि इससे प्लांट्स, इंडिविजुअल प्लांट्स के अंदर जो सिमिलैरिटी और डिफरेंसेस है ना वो ज़्यादा क्लियर नहीं होंगी सिर्फ हाइट और कलर को देखते हुए। और जितने भी ये ऑर्गेनिज्म है एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से, ये एक एवोल्यूशनरी हिस्ट्रीज इनकी अपनी होती है कि एवोल्यूशनरी कुछ ऑर्गेनिज्म आपस में ज़्यादा रिलेटेड होते हैं और कुछ ऑर्गेनिज्म आपस में दूर के रिश्तेदार होते हैं। जैसा कि स्पैरो जो है, स्पैरोज पिजन्स के ज़्यादा रिलेटेड हैं, दोनों बर्ड्स हैं एज कम्पेयर टू इंसेक्ट्स। स्पैरोज और इंसेक्ट्स इनका लिंक काफ़ी डिस्टेंस पे है। डिस्टेंस पे इसलिए है कि ये एनिमल्स हैं और वर्टिब्रेट्स हैं, इनका ये लिंक है कि दोनों के अंदर वर्टिब्रल कॉलम है। लेकिन सॉरी, इंसेक्ट्स में वर्टिब्रल कॉलम नहीं है, स्पैरोज और पिजन वर्टिब्रल कॉलम है, लेकिन दोनों एनिमल्स हैं, यूकेरियोटिक हैं, ठीक है, स्पैरोज और इंसेक्ट्स। लेकिन स्पैरोज और पिजन दोनों बर्ड्स हैं, इनका ये लिंक आपस में है। लिहाजा ये जो क्लासिफिकेशन है, ये एनिमल्स का आपस में रिलेशनशिप क्या है, एवोल्यूशनरी रिलेशन, उनकी मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटी, उनकी एनाटॉमिकल सिमिलैरिटी, उनकी जेनेटिक लेवल पर सिमिलैरिटी, उनकी स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी को देखा जाता है। बायोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने तकरीबन तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म को सिमिलैरिटीज की बेस पे, अर्ली जो क्लासिफिकेशन थी सिमिलैरिटीज या होमोलॉगस की बेस पे या कंपैरेटिव बायोकेमिस्ट्री, साइटोलॉजी और जेनेटिक्स की बेस पे लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया था। जो लार्जर ग्रुप्स हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, उनको स्मॉलर ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया जाता है। लार्जर ग्रुप को हमेशा छोटे छोटे ग्रुप, फिर उसके बाद उसको मजीद छोटे ग्रुप में डिवाइड किया जाता है, इवन कि आपको वो एक स्पीशी का लेवल मिलता है। अब हमें ये देखना होगा कि स्पीशी क्या चीज़ है। स्पीशी की डेफिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि स्पीशी एक ऐसी नेचुरल पॉपुलेशन का एक ऐसा ग्रुप है जो कि फ्रीली आपस में इंटरब्रीड करे और आपस में ही बच्चे पैदा करे, और ये जो रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड हो, यानी कि ये स्पीशी आपस में ही रिप्रोडक्शन की सलाहियत रखे। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें स्पैरोज की, तो स्पैरोज की रिप्रोडक्शन स्पैरोज की फैमिली में ही होगी।
पिजन्स के साथ इनके बच्चे पैदा नहीं होंगे। तो पिजन के साथ अगर क्रॉस हो भी जाए, चाहे दोनों बर्ड्स हैं, तो इनके आपस में जो फर्टाइल ऑफस्प्रिंग पैदा नहीं होंगे। स्पीशी के लिए ये भी ज़रूरी है कि फर्टाइल ऑफस्प्रिंग पैदा होना ज़रूरी है, कि जो नए बच्चे पैदा हों, उनके अंदर भी ये सलाहियत होनी चाहिए कि वो आगे से नई नस्ल को कंटिन्यू कर सकें। लेकिन बैक्टीरिया के मामले में या बहुत से कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो कि एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, वहाँ पे ये स्पीशी की डेफिनेशन तो वहाँ पे फिट नहीं बैठती। लिहाज़ा वहाँ पे उनकी स्ट्रक्चरल, इकोलॉजिकल और बिहेवियर कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं, बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बुनियाद पर वहाँ पे स्पीशी की डेफिनेशन एग्ज़िस्ट करती है। लेकिन जो एक स्पीशी है, ये एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंडिपेंडेंट यूनिट है। स्पीशीज के लिए ये इम्पोर्टेंट है कि जो एक डिफरेंट स्पीशीज होती है ना, ये आपस में जेनेटिक मटेरियल को एक्सचेंज नहीं करती। एक स्पीशीज दूसरी स्पीशीज के साथ जेनेटिक मटेरियल बिल्कुल भी एक्सचेंज नहीं करेगी, चाहे वो सेक्सुअली प्रोडक्शन हो या एसेक्सुअली प्रोडक्शन हो। अच्छा, तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम किंगडम में डिवाइड करते हैं, जैसे कि किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमेलिया। तो किंगडम के अंदर बाद में उसकी मजीद क्लासिफिकेशन होती है, उसमें हम जिसे हम फाइलम कहते हैं। तो फाइलम रखे जाते हैं और फाइलम को मजीद हम क्लासीफाई करते हैं क्लासेस के अंदर, किंगडम, फाइलम, क्लासेस। और क्लासेस के बाद हम क्लासेस को मजीद डिवाइड करते हैं ऑर्डर्स के अंदर, और ऑर्डर्स को हम फैमिलीज में डिवाइड करते हैं, और फैमिली को हम मजीद डिवाइड कर देते हैं जेनरा के अंदर, और जेनरा को डिवाइड करते हैं स्पीशीज के अंदर। आप ये कह सकते हो, ऑपोजिटली अगर हम इसको कहें कि स्पीशीज होती है ना, रिलेटेड स्पीशीज, मिलती जुलती स्पीशीज आपस में मिलकर एक जीनस बनाती हैं। और बहुत ज्यादा जीनस जो आपस में सिमिलर जीनस होंगे, वो सिमिलर जीनस आपस में मिलकर एक फैमिली बनाएंगे, और सिमिलर फैमिलीज आपस में मिलकर एक ऑर्डर बनाएंगे, और बहुत सारे ऑर्डर आपस में मिलकर एक क्लास बनाएंगे, और बहुत सारी क्लासेस आपस में मिलकर एक फाइलम बनाएंगे, और बहुत सारे फाइलम आपस में मिलकर किंगडम बनाएंगे। जैसे कि किंगडम एनिमेलिया, उसमें बहुत ज्यादा फाइलम होंगी, बहुत सारे, कुछ 10 फाइलम हो सकते हैं, 20 फाइलम हो सकते हैं। कोई भी किंगडम है उनके अंदर बहुत ज्यादा फाइलम होंगी, और हर फाइलम के अंदर मजीद क्लासेस होंगी। फॉर एग्जाम्पल 10 क्लासेस हैं या 15 क्लासेस हैं, तो हर क्लास के अंदर आगे मजीद ऑर्डर होंगे, 2 4 5 6 ऑर्डर होंगे, और हर ऑर्डर के अंदर कुछ कुछ ना कुछ फैमिलीज होंगी, और हर फैमिली के अंदर मजीद आगे कुछ जीनस होंगे, और हर जीनस के अंदर अंदर स्पीशीज होती है। स्पीशीज में आपको पता है कि सिंगल स्पीशी है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा। तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन दी गई है। अच्छा, इसको हम कहते हैं क्लासिफिकेशन हायरार्की, कि आप ऊपर से नीचे आए, कि लार्जर से स्मॉलर जो कैटेगरी है वो स्मॉलर डिवीजन बनती जा रही है, या नीचे से ऊपर जाए सीढ़ियों की तरह, तो आप बड़े क्लासिफिकेशन लेवल की तरफ मूव करते चले जाते हो। तो अगर हम यहाँ पे क्लासिफिकेशन दी गई है जी मेज की, मकई की, जी मेज, किंगडम प्लांटी, उसके बाद डिवीजन फाइलम, इसमें एंथोफाइटा फाइलम का नाम है, ट्रेकियोफाइटा भी इसे हम कहते हैं। और इसकी जो क्लास है एंजियोस्पर्मी है, इसका जो ऑर्डर है पोएल्स है, फैमिली इसकी पोएसी है, और जीनस इसका जी है, और स्पीशीज के अंदर मेज है। अच्छा, इसके बाद हम मूव करते हैं नोमेनक्लेचर की तरफ। नोमेनक्लेचर कहते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को साइंटिफिक नेम देना। लिविंग ऑर्गेनिज्म को साइंटिफिक नेम देना। अच्छा, प्रॉब्लम इसकी क्यों, ये इसकी जरूरत क्यों पेश आई थी साइंटिफिक नेम की? वो इसलिए जरूरत पेश आई थी कि पूरी दुनिया में जो तकरीबन 180 180 190 प्लस कंट्रीज हैं, तो बहुत ज़्यादा ममालिक के अंदर रीजनल लैंग्वेज भी डिफरेंट है, इलाकाई ज़ुबानें पाई जाती हैं।
तो ये बात बहुत ही ज़्यादा मुमकिन है कि किसी एक चीज़ के मुख्तलिफ नाम हों। जैसा कि प्याज़ कॉमन सी एग्ज़ाम्पल है, कहीं पे इसको ऑनियन कहा जाता है, कहीं पे गन्ना कहा जाता है, कहीं पे इसको बसर कहा जाता है, कहीं पर इसको वसल कहा जाता है। लिहाज़ा और भी इसके बहुत ज़्यादा नाम हैं, ये तो 4-5 नाम हैं जिनका मुझे इल्म है। तो आपको माइट भी इसी इसके अलावा और भी नामों का पता हो। इसी तरह ब्लैक बर्ड जी सर, पता कव है। ब्लैक बर्ड कौवे को कहते हैं। तो हमारे यहाँ ब्लैक बर्ड कौवे को कहते हैं, लेकिन कहीं पे ब्लैक बर्ड पिजन को कहते हैं। तो मुख्तलिफ ब्लैक बर्ड भी मुख्तलिफ चीज़ों के लिए नाम यूटिलाइज़ किया जाता है। इस तरह फूलों में ब्लू बेल किसी स्पीशी का तो नाम नहीं है। तो ब्लू बेल के शेप के कई स्पीशीज़ के फ्लावर्स हैं, तो ब्लू बेल एक बेल को कह देना भी मुनासिब नहीं है। तो सर लिहाज़ा मटर को पैसम सैटिवम कहते हैं। अच्छा लिहाज़ा जो बात है कि इसमें ये है जो कॉमन नेम्स हैं, एक जानदार के या एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के एक से ज़्यादा नाम है, ठीक है? एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के एक से ज़्यादा नाम है या एक नाम एक से ज़्यादा लिविंग ऑर्गेनिज्म को भी दिया जा चुका है। लिहाज़ा इसमें प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। लिहाज़ा इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए जो स नोमेनक्लेचर इंट्रोड्यूस हुई कि जिसमें हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को एक से ज़्यादा नाम दिए जाने लगे। तो 18th सेंचुरी में 18th सेंचुरी में जो कि एक स्वीडिश बोटैनिस्ट थे, उन्होंने एक सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को 2 नाम दिए जाएँ। उसका पूरी दुनिया में उसका सिस्टम आज भी इस्तेमाल किया जाता है। उसने प्लांट्स को जो कॉमन नेम थे उनको रिजेक्ट करके उसने साइंटिफिक नेम देने शुरू कर दिए। साइंटिफिक नेम का जो ओरिजिन था वो लातीनी ज़ुबान से रखा गया और कैरोलस लीनियस ने अपनी पहली बुक पब्लिश की 1753 में जो साइंटिफिक नेम के हवाले से कि उसमें हर प्लांट के 2 नाम रखे गए। अच्छा ये जो 2 नाम थे इसमें उसको उसने इस तरह से रखा कि उसमें ये निस्बत कोई ना कोई निस्बत ज़रूर होती थी कि जो साइंटिस्ट उसके ऊपर काम करता था या जो उसको डिस्कवर करता था या उसकी किसी खूबी की वजह से, लेकिन 2 नाम रखना ज़रूरी था। उसका ये सिस्टम जो है ये बहुत तेज़ी से पॉपुलर हुआ और बाद में एनिमल्स के भी नाम 1758 5 साल बाद लिविंग ऑर्गेनिज्म के भी साइंटिफिक नेम रखने शुरू कर दिए गए और उन्हीं लिविंग ऑर्गेनिज्म के बहुत से नाम आज भी वही नाम है, आज भी वही नाम इस्तेमाल किए जाते हैं। अच्छा इसका ये जो सिस्टम है, उसका सिस्टम जानदार को 2 नाम देना बायनोमियल नोमेनक्लेचर कहलाता है। ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द बायनोमियल नोमेनक्लेचर? द कैरोल्स लिनियर सिस्टम of giving each species a scientific name comprising of 2 words is known as binomial nomenclature. ये कैरोल्स लिनियस का वो सिस्टम जिसमें हर जानदार को 2 नाम दिए जाएँ, बायनोमियल नोमेनक्लेचर कहलाता है। तो पहला नेम उसका जो जीनस है, जीनस कहलाता है और दूसरा नेम स्पीशी नेम कहलाता है। जीनस नेम को हमेशा जो है हम उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखते हैं, जबकि स्पीशी नेम का वो हम स्मॉल लेटर से लिखते हैं। पहले जीनस नेम लिखा जाएगा, बाद में स्पीशी नेम लिखा जाएगा। जैसे कि प्याज के लिए एलियम सीपा, इसमें आप देख सकते हैं एलियम का ए कैपिटल है और सीपा का सी स्मॉल है। एलियम इसमें जेनेरिक नेम है और सीपा इसकी स्पीशी नेम है, एलियम सीपा। इसी तरह अमलदास के लिए केसिया फिस्टोला, इंसान के लिए होमो सेपियंस, आलू के लिए सोलानम ट्यूबरसम, उसके अलावा जो ब्रिंजल है, ब्रिंजल के लिए सोलानम मेलनजीना। अच्छा ये जो जेनेरिक नेम है, जेनेरिक नेम जो है ये जीनस को रिप्रेजेंट करता है, जैसा सोलानम ट्यूबरसम और मेलनजीना दोनों एक ही जीनस से ताल्लुक रखते हैं। इसका मतलब है ये जो बैंगन और जो आलू है, इन दोनों का रिलेशनशिप है आपस में, ये काफ़ी हद तक सिमिलर है, लेकिन चाहे वो ज़मीन में होता है या वो दूसरा फल से बनता है। लेकिन हर स्पीशी का जो एक एक साइंटिफिक नेम होगा ना, वो पूरी दुनिया में एक ही होगा। किसी और स्पीशी का वो दूसरा नाम नहीं हो सकता। अच्छा, शुरू में तो ये जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है, ये मॉर्फोलॉजी की बेस पे थी, लेकिन अब इसमें साइटोलॉजी, फिजियोलॉजी, जेनेटिक्स और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की बेस पे भी इनके नाम
रखे जाते हैं। पर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ने काफी ज्यादा रोल प्ले किया है कि स्पीशीज के नाम चेंज हुए हैं कुछ के। अच्छा, यहाँ तक काफी है। कल इंशाल्लाह ताला हम 2 किंगडम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम स्टार्ट करेंगे। तो अगर किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना हो